वातावरण की हवा जो होती है वो अपने लंग के अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाती, जिसकी वजह से व्यक्ति को लेने में दिक्कत होती है। चोकिंग मतलब बचपन में बच्चे जो रहते हैं, बच्चे कुछ भी खाते टाइम कुछ अंदर फंस जाता है, जिसकी वजह से वो सही से सांस नहीं ले पाते या प्रॉपर बोल नहीं पाते, ना कुछ कह पाते। ये ओनली बच्चों में नहीं होता, ये एडल्ट हो सकते हैं या कोई भी बच्चे एडल्ट किसी पर्सन में, कहीं फैमिली में हो सकता है या कहीं ड्यूटी करते हैं वहाँ पे भी हो सकता है, कहीं सफ़र कर रहे हो वहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कि जैसे कहीं हो आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते टाइम बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि मोबाइल चला रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हमें बहुत सारे डॉक्टर भी बोलते हैं कि खाना खाते टाइम या कोई भी घर में बड़े लोग बोलते हैं कि खाना टाइम पर हमको खाना खाते टाइम बातें नहीं करना चाहिए या कहीं और ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं सुनते। मोबाइल देखना सबके आदत है खाना खाते टाइम, यहाँ पे बैठे मैक्सिमम लोग करते हैं, ये पता है। उसकी वजह से गले के अंदर कुछ फंस जाता है या सही से खाना नहीं ये हो पाता, जिसकी वजह से पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होती है और इसकी वजह से बहुत बार किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द हेमलिच मैन्योर इज द फर्स्ट एड प्रोसीजर यूज्ड व्हेन अ पर्सन इज चोकिंग व्हेन समथिंग इज स्टक इन एन एडल्ट और एल्डर चाइल्ड्स थ्रोट। हेमलिच मैन्योर एक प्रोसीजर है जो हम तब यूज करते हैं जब किसी एडल्ट या बच्चे के गले में कुछ फंस जाता है, उसको रिमूव करने के लिए, उसको ऑक्सीजन सही से लंग्स के अंदर नहीं पहुंच पाता, उसके लिए हम हेमलिच मैन्योर प्रोसीजर का उपयोग करते हैं। देन चोकिंग is the mechanical obstruction of the flow of air from the environment into the lungs. चोकिंग एक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है जो जिसकी वजह से अपने लंग्स के अंदर वातावरण की जो हवा है वो सही से नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से बहुत बार पेशेंट नीला दिखने लगता है, मतलब उसको जिसको हम साइनोटिक बोलते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं कॉजेज ऑफ चोकिंग। कॉजेज ऑफ चोकिंग बहुत सारे चोकिंग, कोई बताएगा क्या होता है कॉजेज ऑफ चोकिंग? किस वजह से चोकिंग हो सकती है? मतलब एनीवन? मोबाइल देखते हैं या फिर जब बोलने की वजह से खाना जा नहीं पाता अंदर, तो उसकी वजह से हो सकता है। देन सेकंड है एल्कोहल एंड ड्रग कंजप्शन। मतलब एल्कोहल, जो पर्सन एल्कोहल लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, उनको दम घुटने की वजह से वो प्रॉपर सांस नहीं ले पाते, जिसकी वजह से उनमें अंदर सांस नहीं लेने की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा पेशेंट हो जब डेथ हो सकती है, पेशेंट नीला पड़ सकता है, बहुत सारे इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। देन ट्रोमा टू हेड एंड फेस, सिर में चोट लग जाती है ट्रोमा मतलब, और हेड एंड फेस पे चोट लगने की वजह से हो सकता है। देन स्मॉल ऑब्जेक्ट सोलोड बाय द चिल्ड्रन, बच्चे बचपन में हम देखते खेलते टाइम या कुछ खाते टाइम भी गले के अंदर कुछ फंस जाता है, जैसे कि कोई चना रहता है या फिर सिक्का है, खिलौने, कुछ भी फंसने की वजह से गले में वो चोक हो जाता है। देन हम देखते हैं व्हेन डू वी यूज हेमलिच, इसका उपयोग कब करें? आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रयोग हेमलिच मैन्योर का प्रोसीजर कब करना है? तो हम देखते हैं द पर्सन इज ग्रेविंग द थ्रोट विद द हैंड। मतलब कोई पर्सन आपको दिखा, जैसे कि आपने कहीं निकल रहे हैं, ट्रेन में कहीं भी सफर कर रहे हैं, अपने फैमिली में कहीं भी देख रहे हैं पेशेंट गला पकड़ रहा है, मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर कुछ फंसा हुआ है, उसकी वजह से वो अपने गले को पकड़कर जोर जोर से खांस रहा है, तो हमको पता चलता है कि कुछ फंसा हो, तब हम इस प्रोसीजर का उपयोग करते हैं। द यूनिवर्सल साइन फॉर चोकिंग, यह एक यूनिवर्सल साइन है चोकिंग का कि वो अपने गले को पकड़कर अपने कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन फिर भी अपन समझ सकते हैं कि उसको कुछ गले में चोक हुआ है। यू नोटिस दे आर गेगिंग, वह अपने मुंह को बंद कर रहा है, मतलब बंद कर रहा है और खोल रहा है, मतलब कुछ बोल नहीं पा रहा सही से। यू हियर अ वीक इन इफेक्टिव कफ, नोजी ब्रीथिंग और हाई पिच साउंड, मतलब अप्रभावित खांसी, मतलब सही से खांस नहीं पा रहा है या सही से उसकी वॉइस आवाज से सही से नहीं निकल रही है। हाई पिच साउंड, मतलब जोर जोर से बोलने की कोशिश तो कर रहा है, साउंड मतलब हाई पिच नहीं आ पा रही है उसकी। द पर्सन इज स्टार्टिंग टू लुक ब्लू, मतलब पर्सन पूरा ब्लू दिखने लगता है, उसके होठ ब्लू या फिर टंग ब्लू दिखने लगती है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि उसके फिंगर के टिप जो रहते हैं, फिंगर टिप या हैंड के फिंगर टिप रहते हैं, वो पैर के फिंगर टिप ब्लू हो जाते हैं पूरे, जिसको हम साइनोटिक बोलते हैं। मेथड्स ऑफ हेमलिच मैन्योर, अब इसकी मेथड देखते हैं हम क्या क्या होती है। इनकरेज, इसमें क्या क्या मेथड हम कर सकते हैं।
इनकरेज द पेशेंट टू कफ, मतलब पेशेंट को बोलना है कि आप जोर जोर से खांसिए ताकि वो ऑब्स्ट्रक्शन जो फंसा हुआ है अंदर वो बाहर आ सके। उसको पीछे एंड ब्लैक सेल मतलब पीठ के पीछे थपथपाना है पेशेंट को ताकि वो कोई भी जो फंसा हुआ है अगर वो हो सके तो ऊपर होगा तो आ जाएगा। एब्डोमिनल थ्रस्ट मतलब पेट पे जोर मारना है जिसके अंदर कंप्रेशन हो, कंप्रेशन की वजह से ऑब्जेक्ट बाहर आ सकता है। एंड फिंगर स्वीपिंग मतलब उंगलियों को जो उंगली रहती है उससे मुंह को पेशेंट को देखना है कि मतलब मुंह नीचे करके अपनी उंगली को ऐसे कुछ करिए ताकि जो है वो उसको आने में ये हो गया। बहुत बार पेशेंट मुंह बंद कर लेता है ताकि वो मुंह बंद ना कर सके। डायरेक्ट विजुअल रिमूवल, और हम देखते डायरेक्ट विजुअल अगर दिख रहा है तो हम उसको रिमूव उंगली से कर सकते, अगर नहीं दिख रहा है तो आप कोशिश मत करिए क्योंकि जो अगर थोड़ा बहुत भी वो बाहर आया होगा तो अपने वो निकालने की कोशिश में वापस अंदर जा सकता है। देन अगर इनसे भी कुछ नहीं हो रहा तो और पेशेंट अनकॉन्शियस की कंडीशन में है तो हम उसको CPR स्टार्ट करें। थैंक यू। आई वुड लाइक टू माई कलीग सर नाउ प्रदीप शर्मा फर्दर द टॉक। Good afternoon all faculties. Good morning seniors and juniors and my colleagues. जैसा कि आपने बताया हमारा टॉपिक हेमलिच मैन्यूअर, मेरे कलीग्स ने बताया क्या होता है, इंट्रोडक्शन बताया, मेथड्स बताए, काउजेस बताए। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि हेमलिच मैन्यूअर देते कैसे हैं, प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनकरेज करना है कि किसी पर्सन के पास जाना है, उनसे पूछना है। अगर कोई पर्सन अनकंफर्टेबल है सांस लेने में, खांसने में, बोलने में, तो आपको उससे पूछना है कि आपको क्या हुआ है। तो वो आपको कुछ साइन देगा कि ऐसा गला पकड़ेगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, साइनोटिक होगा, ब्लूइश कलर दिखेगा, तो आपको हेमलिच मैन्यूअर प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। ये कहीं पे भी हो सकता है, आप ट्रेवल कर रहे हैं वहाँ हो सकता है, आप गार्डन में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, खाते टाइम, आपके फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, कहीं पे भी। तो पहली स्टेप जो है हेमलिच मैन्यूअर की, स्टैंड बिहाइंड द चोकिंग पर्सन एंड ब्रेथ। दम घुटने वाले पेशेंट के पीछे खड़े रहकर अपने हाथों को उसकी कमर के चारों ओर लपेटें। ठीक है, ये आपको अभी हम प्रोसीजर करके दिखाएंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप है प्लेस थंब साइड ऑफ द फिस्ट अगेंस्ट मिडल ऑफ द पर्सन्स एब्डोमेन जस्ट अबव द नेवल एंड वेल बिलो द रिब्स। मुट्ठी के अंगूठी वाले हिस्से को व्यक्ति के पेट के बीच में नाभि के ठीक ऊपर और पसलियों के ठीक नीचे रखें। ठीक है, ये भी आपको प्रोसीजर में दिखा दिया जाएगा। प्रेस योर फिस्ट इनटू द पर्सन्स एब्डोमेन विथ क्विक अपवर्ड थर्ड्स। अपनी मुट्ठी को तेजी से ऊपर की ओर धकेलते हुए व्यक्ति के पेट में दबाएं। रिपीट एब्डोमेन थ्रस्ट अंटिल द ऑब्जेक्ट इज कफ्ड अप। ये प्रोसेस तब तक दोहराएं जब तक कि वस्तु बाहर ना आ जाए। अब हम देखते हैं इफ द पेशेंट इज प्रेग्नेंट एंड ओबेस। यदि पेशेंट मोटा है या प्रेग्नेंट है कोई लेडी, उसका हम एब्डोमेन कंप्रेस तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो रेस्क्यूर द प्लेसेस देयर हैंड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट टू कंप्रेस रेदर देन इन द एब्डोमेन। जब पेशेंट मोटा हो या प्रेग्नेंट हो तब हाथ पेट के बजाय छाती के बीच रखना चाहिए। सेम प्रोसेस दोहराना है, बस अपने जो हाथ हैं उनके जो पोजीशन है उनको एब्डोमेन की जगह चेस्ट में रखने हैं। हेमलिच मैन्यूअर एज सेल्फ रेस्क्यू। यह मेथड आप अकेले हो, यहाँ घर में कोई नहीं है, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करना है वो। प्लेस द फिस्ट अबव नेवल व्हाइल ग्रेस्पिंग फिस्ट विद द अदर हैंड, लीनिंग ओवर अ चेयर और काउंटर। ड्राइव योर फिस्ट टुवर्ड्स योरसेल्फ विथ ऑन अपवर्ड थर्स्ट। अपने हाथों की मुट्ठी नाभि के ऊपर रखें। एक कुर्सी या काउंटर पर झुकते हुए अपनी मुट्ठी को ऊपर की ओर जोर से अपनी ओर खींचें। यह भी आपको प्रोसीजर के दौरान दिखा दिया जाएगा। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट सचिन। जैसे कि प्रदीप ने आपको बताया हेमलिच मैन्यूअर कैसे करते हैं एडल्ट में, वैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों में हेमलिच मैन्यूअर कैसे देते हैं। इन्फेंट लेस देन 3 years आर मोर प्रोन देन एडल्ट। अगर बच्चा 3 वर्ष से छोटे बच्चों में या एडल्ट की अपेक्षा ज्यादा देखा गया है। डिटरमाइन इन द इन्फेंट कैन क्राई और कव। इसमें देखते हैं कि बच्चा रो सकता है या खांस सकता है। इफ इन्फेंट इज चोकिंग एंड कैन नॉट कफ एंड क्राई एंड ब्रीथ, देन फॉलो द हेमलिच मैन्यूअर एज फॉलोज।
अगर बच्चा खांस नहीं पा रहा है या सांस नहीं ले पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है तो हम हेमलिज मैन्यूवर देते हैं। कुछ स्टेप्स है हेमलिज मैन्यूवर की जिससे हम ये प्रोसीजर करते हैं। स्टेप फर्स्ट, प्लेस द इन्फेंट स्टमक डाउन अक्रॉस योर फोरआर्म एंड गिव फ्यू किक फोर्सफुल बिलो ऑफ द इन्फेंट बैक विथ हील ऑफ योर हैंड। बच्चे को अपने हाथ फोरआर्म पर उल्टा लिटाना है और अपने दूसरे हाथ की हील की सहायता से उसे पाइप पर थ्रस्ट देना है बैक पे, जिससे कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो बाहर निकल आए। स्टेप सेकेंड में हम देखते हैं कि प्लेस 2 फिंगर इन द मिडिल ऑफ द इन्फेंट ब्रेस्ट बोन एंड गिव फ्यू किक डाउनवर्ड थ्रस्ट। बच्चे को अपने फोरआर्म पर सीधा लेटाना है और 5 बार 2 उंगलियों की सहायता से 2 उंगलियों को उसके चेस्ट पे रख के 5 बार कंप्रेशन करना है, जिससे कि ऑब्जेक्ट बाहर आ जाए। स्टेप थर्ड में हम देखते हैं लुक इन द माउथ टू चेक इफ यू कैन सी द ऑब्जेक्ट, रिमूव द ऑब्जेक्ट विथ योर फिंगर। अगर बच्चे के मुंह में आप देख पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है तो उसे अपनी एक उंगली की सहायता से निकाल सकते हैं, मगर अगर आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तभी ये करना है। स्टेप 4 में रिपीट स्टेप फर्स्ट एंड सेकेंड above until the object is explained or the infant become unconscious। स्टेप फर्स्ट और सेकेंड को तब तक दोहराना है जब तक कि ऑब्जेक्ट बाहर ना आ जाए, या तो ऑब्जेक्ट बाहर आ जाएगा नहीं तो बच्चा अनकॉन्शियस हो सकता है। अगर बच्चा अनकॉन्शियस हो गया या अनरिस्पॉन्सिबल हो गया है तो कॉल द एम्बुलेंस और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और सीपीआर स्टार्ट कर देना है। सीपीआर तब तक देना है जब तक कि कोई मेडिकल हेल्प ना मिल जाए। थैंक यू। जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था, अब हम आपको प्रोसीजर के द्वारा समझाएंगे, इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। बॉयज में कोई भी आना चाहता है यहाँ पे? मान लीजिए कि ये जो पर्सन है ये कहीं पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे गार्डन में हो सकते हैं, कहीं पे भी। ये मेरे पास है, इनको चोकिंग हुई है, ये खाना खाते टाइम इनको कुछ अटक गया है गले में, तो ये बोल नहीं पा रहे, सांस नहीं ले पा रहे। मैं इनके पास आता हूँ, बोलता हूँ भैया आपको क्या हुआ है, सांस क्यों नहीं ले पा रहे हो? तो ये मुझे बताएंगे या कुछ साइन देंगे कि इनके गले में कुछ है, अटका है, ये बोल नहीं पा रहे, सांस नहीं ले पा रहे। तो मैं इनको हेमलिज मैन्यूवर प्रोसीजर मतलब जो है इनके ऊपर करूँगा। ठीक है, सबसे पहले जो पहली स्टेप होती है, जो अपनी रिस्ट है उसके जो अंगूठा होता है वो अपने को बेली बटन और स्टर्नम के एंड में रखना है। तो ये अपने को एब्डोमेन के अगेंस्ट रखना है। यहाँ पे स्टर्नम के एंड सेंटर में। ठीक है, उसके बाद जो अपना डोमिनेंट हैंड होता है, या ये आप इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं। मेरा डोमिनेंट हैंड ये है क्योंकि मुझे फोर्स लगाना है, तो मैं इसको ऐसा रखूंगा और अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे उठाऊंगा। इससे क्या होगा, वाइब्रेशन होगा और जो ऑब्जेक्ट फंसा है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले आपने को पेट पर दबाना है, यस ऐसे जोर देके अब करना है। इससे क्या होगा, वाइब्रेशन उत्पन्न होगा और जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर आ जाएगा। और ये आपने को तब तक करना है जब तक ऑब्जेक्ट बाहर ना आ जाए। आपको फिर माउथ में चेक करना है, यदि ऑब्जेक्ट बाहर आ रहा है तो आपने को उंगली से निकाल लेना है। यदि आपको नहीं दिख रहा है ऑब्जेक्ट तो आपको उंगली मुंह के अंदर नहीं डालनी है। ठीक है, में अगर बच्चा खेलते टाइम कुछ निकल लेता है, जैसे सिक्का हो सकता है, चने का दाना, मटर, कुछ भी कंकर है, तो टॉयज है, तो अब इन पे तो अपन ब्रेक ये जो प्रोसीजर है हेमलिज मैन्यूवर ये कर नहीं सकते। तो इन्फेंट्स में एक प्रोसेस होती है, उसमें आपको चाइल्ड को ऐसे पकड़ना है और में अपने हैंड्स पे सुला लेना है। उसके बाद अपने थाइस पे ऐसे लेटाना है और इसका जो मुंह है वो नीचे की साइड रखना है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों करना है? मैं खड़े होके कर देता हूँ। अपने को बैठ के करना है तभी ऐसे हाथ पे पूरा सुलाना है इसको और मुंह को थोड़ा ऐसा करना है। इसको थोड़ा नीचे
डाउनवर्ड जाना चाहिए। फिर कोई बता सकता है ऐसा क्यों? गुड, क्योंकि इसमें ग्रेविटी हेल्प करती है, आसानी से ऑब्जेक्ट बाहर आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अपने को स्केपुला, दोनों स्केपुला के बीच में एक इमेजिनरी लाइन खींचनी है और यहाँ पे बीच में 5 बार बैक थ्रस्ट देना है, जैसे कि 1 2 3 4 5। ठीक है, और फिर आपको देखना है कि इंश्योर करना है कि बच्चे के मुंह में ऑब्जेक्ट बाहर आया है या नहीं आया है। ठीक है, अगर नहीं आया है तो आपको बच्चे को पलटाना है सेम ऐसे ही पोजीशन में। ठीक है, यहाँ पे इमेजिनरी लाइन खींचनी है जो ब्रेस्ट बोन होती है स्टर्नम के जस्ट नीचे और बेली बटन के ऊपर, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बनानी है ऐसे, और यहाँ पे भी ऐसे 2 फिंगर से चेस्ट कंप्रेशन देना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 दिख रहा है ऐसे। मैं अभी ऐसा ऊपर करके दिखाऊंगा कि ऐसा करना नहीं है आपको। 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर आपको देखना है कि बच्चे के मुंह में ऑब्जेक्ट ऊपर आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो प्लीज ऐसा कुछ नहीं करना है, उंगली अंदर नहीं डालनी है। ठीक है, और ये आपको स्टेप्स दोहराते रहना है जब तक ऑब्जेक्ट बाहर ना आ जाए। अगर आप ये दोहराते रहते हैं और बच्चा इरिस्पॉन्सिव हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो फिर आपको CPR देना स्टार्ट कर देना है, और तब तक देना है जब तक कि कोई मेडिकल हेल्प ना आ जाए। लेफ्ट हैंड या राइट हैंड को इसके ऊपर लेकर कोई भी कुर्सी या काउंटर जो रहता है उसके ऊपर रखकर ऐसे थोड़ा सा नीचे हो नहीं पाएगा, लेकिन ऐसे, और खुद को अपनी चेस्ट के ऊपर ऐसे कंप्रेस करना है, ताकि या तो हो सकता है ऑब्जेक्ट बाहर आएगा या फिर जो सांस रुकी हुई है, सही से ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, वो हो सके। ऐसे आपको तब तक करते रहना जब तक कि कोई आपको सही ना हो पाए या फिर ऑब्जेक्ट बाहर ना आ जाए। ऑब्जेक्ट में भी ऐसे